ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे भाई। हम यूनिट 4 पढ़ा चुके थे, यहाँ पर देख सकते हो भाई, लेकिन हमने स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गए थे। मतलब हमने जो पढ़ाया वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आपके लिए हम ये फिर से दोबारा से यूनिट शूट कर रहे हैं। तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत सारा प्यार दिखाओ कमेंट में, और लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन दबाओ अगर आपको मजा आता है इस यूनिट में। देखो इस यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। अब कंप्यूटर फॉरेंसिक्स जो है ना, हम आगे तो देखेंगे। अब सबसे मजे की बात यह है कि ये यूनिट काफी ज्यादा शॉर्ट है, सिंपल है, और इसमें सब चीजें जो है ना रिपीट होने वाली है। जैसे कंप्यूटर फॉरेंसिक्स हम देखेंगे, साइबर फॉरेंसिक्स देखेंगे, ईमेल फॉरेंसिक्स देखेंगे, और इन सभी में प्रोसेस सबकी सेम है और सबको समझने का तरीका भी सेम है। मतलब कोई एक चीज आपको समझनी है, उसके बाद हर एक टॉपिक में आप रिपीट कर सकते हो वो चीज। सबसे पहले कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का इंट्रोडक्शन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा डिजिटल फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। देखो आपने काफी सारी मूवीज देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, क्राइम थ्रिलर जहां पर क्राइम होता है, कहीं पर कोई मर जाता है, या फिर आपने सीआईडी देखा होगा। सोचो, इमेजिन करो, आंख बंद करके मेरी बात सुनो या कहानी सुनो मेरी। भाई एक जो है घर था, उसमें जो है कोई सुंदर सी, बहुत मतलब एक बढ़िया सी लड़की थी, ठीक है, बढ़िया सुंदर, ठीक है, आंखें उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी। वो मर गई, ठीक है। अब आई भाई सीआईडी, उन्होंने सीआईडी के साथ आई पुलिस, सीआईडी नहीं पुलिस आई इन्वेस्टिगेट करने कि हाँ भाई कैसे कैसे मर्डर हुआ, और वो अपने साथ फॉरेंसिक की टीम लाई। फॉरेंसिक टीम आपने देखी होगी वो क्या करती है, साथ में जो एविडेंस पड़े हैं ना, एविडेंस क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ या फिर उसका बॉडी के पास सामान या फिर एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसी जो कि हमें मदद कर सकती है ये समझने में कि क्राइम कैसे हुआ होगा, या फिर किसने किया होगा, या फिर क्यों किया होगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है हम उसको एविडेंस बोलते हैं, क्योंकि वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करेगा। तो हम वो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ऑब्जेक्ट आसपास में जो पड़ी होती है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। वो जिप वाली ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है ना, उसके अंदर रख के कि भाई ये तो एविडेंस है। हमने देखा कि कौन कौन सा एविडेंस हो सकता है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, अच्छा इसकी चप्पल उल्टी पड़ी है, ठीक है, या फिर इसके हाथ में एक पेपर है। आपने वो कलेक्ट किया कि ये एविडेंस हो सकता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। फिर आपने उसको उठाया, एविडेंस को, उसको कलेक्ट कर लिया ट्रांसपेरेंट पन्नी में, जो मैंने बताया। पहले आइडेंटिफाई किया, फिर कलेक्ट किया, फिर आपने जो है ना उस एविडेंस को संभाल के रखा। कहीं ऐसा ना हो कि जिसने मर्डर किया वो भाई एविडेंस जाकर बदल दे, तो उसको संभाल के रखना, प्रिजर्व करके भी रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर आपने क्या करा, उस एविडेंस को एनालाइज करा, ठीक है। आपने पेपर को देखा जो एविडेंस था कि इसमें क्या लिखा था, और बाकी उसकी चप्पल उल्टी जो पड़ी थी वो उसके नंबर की नहीं थी, वो किसी और की चप्पल थी। आपने एनालाइज किया, फिर आप समझ गए भाई ओहो इसमें ये हमें चीज़ें पता चल गई, मतलब इसने मर्डर किया, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। आपने उसको डॉक्यूमेंट बनाकर कोर्ट में भेज दिया, ठीक है। कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं डिजिटल फॉरेंसिक। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब देखना डिजिटल फॉरेंसिक्स आपको कितना समझ में आता है। अब ये जो क्राइम हुआ था, ये क्राइम अगर साइबर क्राइम हो जाए, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में, हो सकता है आपका मोबाइल किसी ने हैक किया और आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया। अब यहाँ पर जो पुलिस आएगी वो अपने साथ में लेकर आएगी डिजिटल या फिर साइबर फॉरेंसिक टीम को, ठीक है। अब वो भाई एविडेंस वगैरह कलेक्ट करेगी, आपके फ़ोन को कलेक्ट करेगी, आपके फ़ोन के अंदर का डेटा कलेक्ट करेगी, फिर उसको संभाल के रखेगी, ठीक है, प्रिजर्व करके रखेगी। फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगी कि अच्छा भाई इसने भेजा था आपको एक लिंक, आपने उस पर क्लिक किया, फिर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई और पता चल गया कि भाई हैकर कौन था। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाकर जो है कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। तो अब समझ रहे हो डिजिटल फॉरेंसिक या फिर साइबर फॉरेंसिक्स क्या होता है। अब ये भाई किताबी भाषा में लिखा है, डिजिटल फॉरेंसिक्स जो होता है ना, वो एक साइंटिफिक फील्ड होती है जहाँ पर डिजिटल एविडेंस को, एविडेंस अगर डिजिटल साइंस में या फिर मतलब साइबर क्राइम वगैरह में एविडेंस अगर आया तो हम उसको एविडेंस को डिजिटल एविडेंस बोल देंगे। तो साइंटिफिक फील्ड होती है जहाँ पर हम डिजिटल एविडेंस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, उसको कलेक्ट करके रखता है, फिर उसको प्रिजर्व करके रखता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देता है। कितना सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भाई कहाँ होता है, मतलब डिजिटल फॉरेंसिक साइंस कहाँ यूज होती है, जहाँ पर साइबर क्राइम्स होता है।
और लीगल प्रोसीडिंग होती है, मतलब कोर्ट केस वगैरह चलता है वहाँ पर होती है। ज़रूरत क्या है भाई, ज़रूरत मतलब यार ये खुद लिख सकते हो भाई। आजकल हम मोबाइल इतना यूज़ कर रहे हैं, इतने साइबर क्राइम हो रहा है, तो आज की दुनिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम एविडेंस को कलेक्ट कर पाए और उसमें से एनालिसिस कर पाए, हम उसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन निकाल कर कोर्ट में प्रेजेंट कर सके ताकि केस जो है ईजिली सॉल्व हो पाए। यही सब तो नीड है। यही आप देख सकते हो, कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और रिकंस्ट्रक्ट करना। रिकंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा मूवीज़ वेब सीरीज़ में, जब क्राइम हो जाता है तो वो सीन को ना रिक्रिएट करके देखता है। एक इंसान जो है लाश बन के गिर जाएगा और एक अटैकर बन के अटैक करने की कोशिश करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करके देखता है, उसमें यूज़ होता है और एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। अब इसके बाद टाइप्स कौन कौन से होते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के। सबसे पहला है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, और यही हमारा इंट्रोडक्शन में था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या होता है। अब ये भाई कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में जो है ना ये होगा कि अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी क्राइम हुआ है और उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है, तो कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट करना, उसमें से एविडेंस निकालना, यही हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स हो गया। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स की जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन इसकी होगी, और ये जो है डिजिटल फॉरेंसिक्स की एक ब्रांच है बस, बाकी वही है, सेम वही डेफिनेशन। ठीक है, ये आप अपने आप लिख सकते हो। इसमें कंप्यूटर के पार्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि भाई इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हमने एविडेंस की तरीके से कलेक्ट कर ली, वो किस नेटवर्क से कनेक्टेड था वो हमने देख लिया, ये सब चीज़ें। इसके बाद आता है साइबर फॉरेंसिक्स, ये भी हम नीचे देखेंगे, ये रहा साइबर फॉरेंसिक्स। इसके बाद भाई ईमेल फॉरेंसिक्स है, ये भी आगे टॉपिक है, इसको भी आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर कोई साइबर क्राइम हो रहा है और वहाँ पर फॉरेंसिक्स टीम आ गई, डिजिटल फॉरेंसिक टीम आ गई, उसको इन्वेस्टिगेट करिए, तो साइबर फॉरेंसिक हो गया। अब सोच रहे हो ना कितना रिपीटेशन है, कितनी सिमिलैरिटी है भाई, यही चीज़ है, बस शुरू में आपको थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ, आगे हम इसकी वो बना देंगे। क्या बना देंगे, नागिन बना देंगे। इसके बाद नेटवर्क फॉरेंसिक्स, नेटवर्क को मॉनिटर करना, उसको एनालिसिस करना, मोबाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, डेटाबेस फॉरेंसिक्स, सब सेम चीज़ है भाई, रिपीटेशन है। अब इसके बाद है डिजिटल फॉरेंसिक्स की प्रोसेस क्या होती है। अब देखो यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक्स की प्रोसेस आप देखोगे, आगे ईमेल फॉरेंसिक्स की प्रोसेस देखोगे, साइबर फॉरेंसिक्स की आप प्रोसेस देखोगे। मस्त बात यह है कि सबकी प्रोसेस सेम है, मतलब एक बार पढ़ो बार बार रिपीट करो, कितना बढ़िया। और ये जितनी भी प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। एक टॉपिक है डिजिटल फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल, इसमें 7 स्टेप्स है, तो ये 7 स्टेप्स ही प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। शॉर्ट में आप ये 5 प्रोसेस के पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन डिटेल में लिखना है, लंबा क्वेश्चन है, तो आप 7 पॉइंट्स लिखना है, जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो देखो यही होता है आइडेंटिफाई करना, कि भाई क्या क्या एविडेंस हो सकता है, ये हमने आइडेंटिफाई किया। फिर उसको प्रिजर्व करके रखना, ये देखो मैंने पूरी कहानी में आपको समझाया था, ये अब आपको याद हो गया होगा। फिर उसको अच्छे से कलेक्ट करके रखना ताकि कोई इसको टैम्पर ना कर सके, छेड़ ना सके। फिर उसका एग्जामिनेशन, मतलब उसको अच्छे से एनालाइज करना, और उसके बाद जो है जो भी एनालिसिस में हमारा डेटा आया, फैक्ट्स वगैरह है, वो रिप्रेजेंट कर देना। साइबर फॉरेंसिक्स क्या होता है और डिजिटल एविडेंस क्या होता है, ये भाई अभी इतनी देर से पढ़ तो रहा है, फिर से वही चीज़, हाँ यार वही चीज़ है। साइबर फॉरेंसिक्स क्या है भाई, डिजिटल फॉरेंसिक्स की जो है एक ब्रांच है जो कि डील करती है साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, ताकि हम उसका कलेक्शन कर पाए, एनालिसिस कर पाए और प्रिजर्व कर पाए डिजिटल डेटा को। कहाँ से, कंप्यूटर से, नेटवर्क से, या फिर ऑनलाइन एनवायरनमेंट से, जो कि लीगली एक्सेप्टेबल हो, मतलब कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो। पर्पस क्या है, फिर से वही बात भाई, अभी हमने नीड और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर देखे थे, वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और एरिया क्या क्या है साइबर फॉरेंसिक्स की, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, मतलब साइबर फॉरेंसिक्स में हम कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट करें तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स हो गया, नेटवर्क हो गया, मोबाइल, क्लाउड, ईमेल, वेब, ये सब चीज़ें। साइबर फॉरेंसिक्स की प्रोसेस, फिर से अगेन वही प्रोसेस, 7 स्टेप्स होता है, ये 7 स्टेप्स हम आगे लाइफ साइकिल में देखेंगे। तो वही 7 स्टेप्स को आपको यहीं पर भी लिखना होगा, साइबर फॉरेंसिक्स की प्रोसेस आ जाए या फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की प्रोसेस आ जाए, तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हो। अब डिजिटल एविडेंस क्या होता है भाई, अभी इतने अच्छे से मैंने कहानी बनाकर आपको बताई, वही होता है डिजिटल एविडेंस। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जो कि डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है या फिर ट्रांसमिट होता है, वो हमारा
एविडेंस हो सकता है, मतलब कोई भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो कि डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो या फिर ट्रांसफर्ड हुई हो और उसको हम इन्वेस्टिगेट या फिर लीगल केस में यूज कर पाए, वो डिजिटल एविडेंस हो गया। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? करेक्टरिस्टिक्स डिजिटल एविडेंस की क्या हो सकती है? जो भी हमारा डेटा होता है ना, डिजिटल डेटा, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वही डिजिटल एविडेंस की होती है। क्या हो सकती है? डेटा जो है उसकी बताओ ना क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो यार उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, मतलब वो फ्रेजाइल है, कोई भी उसको चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकते हैं। वॉलेटाइल है, मतलब वो खो सकता है, हो सकता है कि भाई स्क्रीन पर कोई डेटा है, अचानक से पावर चली गई तो वो डेटा चला गया। इनविजिबल होता है, आपको डेटा फिजिकली फॉर्म में थोड़ी ना होता है, वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर रहता है। रिप्रोड्यूसेबल होता है, मतलब उसकी हम कॉपीज बना सकते हैं। अब टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं डिजिटल एविडेंस के? कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है भाई, नेटवर्क बेस्ड हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड मतलब कोई फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, सिस्टम लॉग हो सकता है। नेटवर्क बेस्ड क्या हो सकता है? आईपी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। मोबाइल एविडेंस क्या हो सकता है? कॉल हिस्ट्री हो सकती है, मैसेज हो सकता है, एप्लीकेशन का डेटा हो सकता है, जीपीएस डेटा हो सकता है। ईमेल एविडेंस, ईमेल एड्रेस हो जाएगा यार, ईमेल का जो कंटेंट है वो हो सकता है। क्लाउड एविडेंस क्या हो सकता है? ऑनलाइन आपने क्लाउड में कोई और डेटा स्टोर करा हुआ है, वो हो सकता है। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी थ्योरेटिकल ये पूरी यूनिट होने वाली है और एकदम ख़त्म हो जाएगी। फॉरेंसिक्स की एनालिसिस, फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, ईमेल को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ईमेल फॉरेंसिक्स हो गई। ईमेल में हम क्या आ, वो कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पर भी ना वही प्रोसेस है, कलेक्शन हो गया, प्रिजर्व हो गया, ठीक है, उसको एनालाइज करना हो गया, ऑथेंटिकेट और वेरीफाई है, फिर इन्वेस्टिगेट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अटैचमेंट, मतलब आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ईमेल एविडेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे ईमेल का, हमें ईमेल को इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई इस ईमेल से या फिर इस ईमेल अकाउंट से या फिर इस ईमेल अकाउंट पर जो है साइबर अटैक हुआ है या फिर कुछ भी साइबर क्राइम हुआ है। सबसे पहले हम मेल का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, जितने भी ईमेल आए थे उन सबको कलेक्ट कर लो, ठीक है, जो भी डिलीटेड है, हिडन है, उन सबको इकट्ठा कर लो। फिर क्या करेंगे? ईमेल का हेडर को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, किस मेल सर्वर से आया वो होता है, किस टाइम आया था, ये सब चीज़ें होती है। फिर अटैचमेंट, आपको पता होगा ईमेल के साथ हम अटैचमेंट्स भी भेज सकते हैं, फोटोज़, वीडियोज़, फाइल वगैरह, हम उसको कलेक्ट करेंगे। अब हमने कलेक्ट तो कर लिया, फिर उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, मतलब संभाल के रखेंगे जो भी हमने डेटा कलेक्ट करके रखा है, ताकि उसको कोई चेंज ना कर सके। और उसकी कुछ कॉपीज़ भी बना लेंगे और कुछ हैशिंग वैल्यूज़ का यूज़ कर सकता है, मतलब उसको एनक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई इसको चेंज ना कर पाए। अब हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे कि भाई किसने ये भेजा था, कहाँ से भेजा था, किस आईपी एड्रेस से भेजा था, उसको हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। और इन ये जितने भी हमने अटैचमेंट्स कलेक्ट करी है कि इसमें कोई वायरसेस वगैरह तो नहीं है और कोई स्पैमी लिंक्स तो नहीं थी। उसके बाद हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि भाई ये जो ईमेल्स इस बंदे पर आए थे ये ओरिजिनल इंसान था या फिर किसी ने फेक करा था, मतलब हो सकता है कोई फिशिंग अटैक कर रहा हो। तो हम डोमेन नेम चेक करेंगे कि किसने भेजा था, वो जेन्युइन बंदा था या फिर नहीं। इसके अलावा हम जो है बाकी चीज़ें चेक करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर्स है या फिर नहीं, और ईमेल एनक्रिप्टेड था या फिर नहीं। फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे ईमेल के अटैचमेंट को, मतलब उसके साथ कोई फाइल थी तो वही चीज़ के उसमें हम स्कैन करके देखेंगे कोई वायरस तो नहीं था, मालवेयर तो नहीं था, कोई हिडन स्क्रिप्ट तो नहीं थी उसमें। फिर ईमेल के हेडर को एग्जामाइन करेंगे कि भाई एग्जामिनेशन करेंगे कि जो बंदा था वो जेन्युइन था या फिर नहीं, उसका आईपी एड्रेस क्या था, मतलब आपको सब चीज़ रिपीटेड लग रही होगी तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, एक बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी रिकवर करेंगे डिलीटेड ईमेल्स को और जो भी हमने यहाँ पर फैक्ट्स कलेक्ट किए उसकी एक रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंट कर देंगे। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स की लाइफ साइकिल क्या होती है? मैंने बताया डिजिटल फॉरेंसिक्स लाइफ साइकिल का कहने का मतलब ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, मतलब एक नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है ताकि हम अच्छे से डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर पाए, उसको हैंडल कर पाए और साइंटिफिक वे में, लीगल तरीके से, स्ट्रक्चर मैनर में हम इन्वेस्टिगेशन कर पाए, ठीक है। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतना सारा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें एविडेंस हो सकती है, ठीक है।
वो हो सकता है कंप्यूटर, हो सकता है कंप्यूटर के अंदर की कोई चीज़ें हो सकती है, मोबाइल डिवाइस हो सकता है, सर्वर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर है प्रिजर्व करके रखना। भाई इसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ऐसे प्रिजर्व करके रखना कि कोई उसको ना चेंज ना कर सके, ठीक है। सिक्योर वे में कलेक्ट करके रखना। हो सकता है हम हैशिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं उसको इनक्रिप्ट करने के लिए। फिर है कलेक्शन। तो हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको हम अलग अलग टूल के थ्रू कलेक्ट करेंगे और उसकी जो है पूरी प्रॉपर तरीके से सेव करके रखेंगे और उसकी कॉपी वगैरह भी बना लेंगे ताकि एक डिलीट हो जाए या फिर चेंज हो जाए तो भी हमारे पास वो रहे। उसके बाद एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब हम उसको टेस्ट करेंगे कि मतलब इसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और फिर उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली हम उससे फैक्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे, कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा भाई ये जो है डेटा इसने भेजा था, मतलब ये हैकर हो सकता है, इसका आईपी एड्रेस है। फिर हमने उस आईपी एड्रेस पर गए, फिर मतलब जो भी एनालिसिस है वो हम करेंगे। फिर हम उसको डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली हमने उसको डॉक्यूमेंट बनाया कि भाई साहब ये है, बंदा था, और उसको हम प्रेजेंट कर देंगे कोर्ट के सामने। चेन ऑफ कस्टडी कंसेप्ट। अब इसका मतलब यह है कि जो भी एविडेंस हमने कलेक्ट किया फर्स्ट डे से, जिस दिन हमने कलेक्ट किया और कोर्ट में प्रेजेंट करने तक, उसको संभाल के रखना, उसको हैंडल करके रखना एविडेंस को, वो होता है चेन ऑफ कस्टडी कंसेप्ट। इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई उसको कोई चेंज ना कर सके, ऑथेंटिक रहे, ठीक है, कोई हम वो जो एविडेंस है वो खो ना जाए और सही तरीके से सही लोगों तक वो एविडेंस पहुंचाना। नेटवर्क फॉरेंसिक्स क्या होता है? अरे भाई अब नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो नेटवर्क फॉरेंसिक हो जाएगा, उसको मॉनिटर करना, उसको एनालाइज करना। ऑब्जेक्टिव्स वही सेम हो गए, साइबर अटैक्स को कम करना और किसने क्राइम किया उसको ढूंढना। अब इसकी प्रोसेस वही भाई, लाइफ साइकिल के 7 स्टेप्स लिख देना। अब ये जो चैलेंजेस हैं, और ये जो चैलेंजेस है ना, सभी के चैलेंजेस सेम है, तो हमने लास्ट में डाल रखे हैं। वो चैलेंजेस आप किसी में भी लिख सकते हो, साइबर फॉरेंसिक्स में लिख सकते हो, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, किसी में भी। अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, भाई इसमें भी वही 7 स्टेप्स। आप कैसे अप्रोच करोगे? सबसे पहले प्रिपरेशन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे क्या क्या एविडेंस है, फिर उसको प्रिजर्व करोगे, कलेक्ट करोगे, एग्जामिनेशन करोगे। भाई यही सब चीज़ें रिपीटेशन में आपको मिलती है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स के पर्सपेक्टिव से। कोई भी आप वेबसाइट कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है आपकी कोई आइडेंटिटी चोरी कर ले, आइडेंटिटी थेफ्ट हमने यूनिट 3 में देखा था। हो सकता है आपके नाम से कोई फेक अकाउंट बना ले, फिशिंग एंड स्कैम, आपके साथ कोई स्कैम कर दे भाई, फिशिंग अटैक कर दे, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हैक कर ले कोई भी फिशिंग ईमेल के थ्रू। सोशल इंजीनियरिंग आपके साथ कर सकते हैं। ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो तो यहाँ पर रिपीट करने को कोई मतलब नहीं है। अकाउंट हाईजैक कर सकता है, मतलब आपका अकाउंट हैक कर सकता है और फिर बाकी लोगों को हैक करने की कोशिश कर सकता है, आपके दोस्तों को, या फिर उनसे पैसे मांगने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, फोटोज़ वीडियोज़ का यूज़ करके आपको ही ब्लैकमेल कर सकता है। प्राइवेसी थ्रेट्स कौन कौन से हो सकता है? डेटा रिस्क होते हैं, मतलब ये एक तो हो गया ओवर शेयरिंग। अगर आप इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पर अपनी इन्फॉर्मेशन, आपने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपने पोस्ट डाल दिया, स्टोरी डाल दी, वाह मेरा ऑर्डर आ गया, और उस पर आपका एड्रेस डला हुआ था, हैकर को आपका एड्रेस पता चल जाएगा। इवन हो सकता है उस पर फ़ोन नंबर भी लिखा हो, या फिर आपका जो है ना AWB नंबर दिख गया, मतलब जहाँ से कोरियर से आया उसका यूनिक नंबर होता है वो दिख गया, तो आपकी डिटेल्स पता चल जाएगी। डेटा परसिस्टेंस, अगर आप डेटा डिलीट भी कर देते हो ना सोशल मीडिया से, तो भी वो कहीं ना कहीं सर्वर पर पड़ा रहता है, वहाँ से भी वो डेटा मिल सकता है। मेटा डेटा लीकेज हो सकता है, व्हाट्सएप पर आपने डॉक्यूमेंट में कोई फोटो भेजा, लेकिन भाई फोटो के साथ ना आपकी जीपीएस लोकेशन स्टोर रहती है। आपने सोचा आपने फोटो भेज दिया, लेकिन उसके साथ आपकी जीपीएस लोकेशन चली गई, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन वो देख सकता है। थर्ड पार्टी माइनिंग, काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो कि आपके डेटा को कलेक्ट करती रहती है। फोरेंसिक्स में भाई चैलेंज ये होता है कि ये जो डेटा होता है ना, ये वॉलेटाइल रहता है, मतलब जो क्राइम सीन है ना वो चेंज होता रह रहा है। किसी ने कुछ पोस्ट डाल दिया, किसी ने डाला हुआ था वो डिलीट कर दिया, किसी ने एडिट कर दिया, किसी ने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब चैलेंजेस क्या क्या होता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में? ये चैलेंजेस आप किसी में भी लिख सकते हो, ईमेल फॉरेंसिक्स में लिख सकते हो, साइबर फॉरेंसिक्स, किसी में भी। एक तो डेटा बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है।
काफ़ी बार डेटा इनक्रिप्टेड होता है या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। क्लाउड में अगर डेटा है तो काफ़ी सारी एक्सेस करने की परमिशन हमें नहीं होती है, डेटा वॉलेटाइल होता है, रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, डेटा भी चेंज होता रहता है। काफ़ी सारे लीगल इश्यूज होता है कि हमें अलाउ नहीं होता इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, और एविडेंस को मेंटेन करना भी काफ़ी सारी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो देखा, यूनिट काफ़ी छोटी सी आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग एक्साइटेड हो यूनिट 5 फाइनल एपिसोड के लिए। इस सीजन के मतलब साइबर सिक्योरिटी सीजन के एपिसोड 5 में आपको पूरा कंक्लूड मिलेगा कि कौन कौन से लॉज वगैरह होते हैं, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। मजा आया तो लाइक करो, कमेंट करो, प्यार दिखाओ। मिलता है यूनिट 5 में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।